आपसी दांवपेच कम नहीं हो रहे हैं। कल एनडीए में सीटों का ऐलान हुआ। कहा गया कि आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी के कारण यह प्रेस कॉन्फ्रेंस टल गई। बात इतनी नहीं है, कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा इसको लेकर भी अभी तनातनी जारी है। दूसरी तरफ महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर भी टेंशन बनी हुई है। दिल्ली में कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हो गई है। कांग्रेस के सभी बड़े नेता इसमें मौजूद रहे। रणनीति बनी, कहा जा रहा है कि कांग्रेस 60 सीटों के दावे पर अड़ी है। आरजेडी उन्हें सिर्फ 50 सीटें दे रही है। अब खबर है कि कांग्रेस अलग अलग रणनीति पर काम कर रही है। उसने 76 सीटों पर उम्मीदवारों की सशर्त सूची भी तैयार कर ली है। यानी कि समझौता होने पर कुछ उम्मीदवारों को नाम वापस लेने को कहा जा सकता है, या फिर पार्टी अपनी मांग की अनदेखी अकेले भी चुनाव लड़ सकती है। दिक्कत यह है कि दिल्ली में खड़गे और राहुल से तेजस्वी की मुलाकात तक नहीं हुई है, बल्कि सिर्फ फोन पर बात हुई है। सीट बंटवारे पर टेंशन खत्म हो तो कैसे हो। मुकेश सैनी, जो कि बीमार महागठबंधन का सही इलाज करने दिल्ली आए थे, अभी तक उन्हें उनकी मांग पर कोई ठोस भरोसा नहीं दिया गया है, बल्कि साफ साफ से कह दिया गया है कि उन्हें 18 सीटें मिलेंगी। उसमें भी 10 सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। लेफ्ट ने तो कुछ जगहों पर सिंबल भी बांट दिए हैं। बिहार चुनाव को लेकर अपडेट आपको देंगे। जन स्वराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर, जो कि तेजस्वी पर 9वीं पास का आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने 65 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। वे सभी 5वीं पास हैं जिन्हें टिकट दिया गया है। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप ने भी 21 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। वो खुद हसनपुर के बदले महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पार्टी कई जगहों पर आरजेडी को टक्कर दे रही है। इस बीच जेडीयू ने 7 उम्मीदवारों के सिंबल बांट दिए हैं। अनंत सिंह कल मोकामा से नामांकन पत्र भरने जा रहे हैं। ये तमाम सियासी उठापटक गुणा भाग राजनीतिक टिकट का चल रहा है। हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसी मुद्दे को लेकर हमने सर्वे किया। हम जनता के बीच गए, कुछ सवाल पूछे, लोगों ने इस पर अपने जवाब दिए हैं। जो सवाल पूछे उसमें पहला सवाल, एनडीए में सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग समझौते पर आपकी राय क्या है। 74% लोगों ने कहा ऑल इज वेल है। 22% लोगों ने कहा कुछ गड़बड़ है। 4% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, विपक्ष के अनुसार जेडीयू का वजूद बीजेपी खत्म कर देगी, आपकी राय क्या है। 39% लोगों ने हाँ कहा है। 46% लोगों ने ना कहा है। 13% लोग सीट शेयरिंग में यही रणनीति का इस्तेमाल किया जाता, इस तरह की बात कर रहे थे, और 2% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, महागठबंधन में सीट शेयरिंग का पेंच आखिर क्यों फंसा हुआ है। 9% लोग कह रहे थे कि आपसी संवाद का अभाव देखा जा रहा है। 27% लोगों ने कहा कि छोटे दलों की मांग की अनदेखी की जा रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और 23% लोग ठोस रणनीति के अभाव की बात कर रहे थे। 41% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। तमाम सारे बातों के बीच हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ मेहमान हैं। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता हैं, प्रियंका गुप्ता जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, सैयद मसीउद्दीन प्रवक्ता जन स्वराज पार्टी के मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, उस पर नजर डाल लेते हैं। एनडीए में सीट फार्मूला फिक्स, कहां है सियासी रिस्क। सीटों पर मंथन, महागठबंधन में टेंशन। एनडीए में सीटों का ऐलान हो चुका है, लेकिन टेंशन बरकरार है। सोमवार को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दी गई। वजह मनमाफिक सीटों का सवाल है। किस पार्टी का उम्मीदवार कहां से लड़ेगा, इस पर पेच फंसा हुआ है। सीटों के ऐलान पर उपेंद्र कुशवाहा खुश नहीं दिख रहे। उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा कि आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की। अब कुशवाहा की जिद क्या है, यह आने वाले समय में पता चलेगा।
दूसरी तरफ जीतन राम मांझी के बाद उनके बेटे संतोष कुमार सुमन ने भी फिलहाल 6 सीटों पर अपनी सहमति जाहिर कर दी है। सही सीट नहीं मिली है, संख्या दबाया जाता था हमेशा। देखिए, हम लोग एनडीए के साथ हैं, एनडीए को जिताने में पूरा काम करेंगे। सीट की बात छोड़ दिया जाए, जो कमिटमेंट हमारा एनडीए के प्रति है तो हम सीट आपके पिताजी नाराज चल रहे हैं। अपनी बातों को उन्होंने व्यक्त किया और नाराजगी कुछ नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। चिराग पासवान की पार्टी 29 सीटों पर खुश है और उसे लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक की चिंता है। ये चीज तो डेफिनेटली क्लियर हो गई है कि लोक जनशक्ति पार्टी जो सम्मानजनक सीटों की बात कर रही थी, वो सम्मानजनक सीट लोक जनशक्ति पार्टी को मिली है। अब हमारा टारगेट ये है कि कैसे ये 29 सीट्स पे हम अपना प्रदर्शन को मेंटेन कर सके। लोकसभा चुनाव जब हुए थे तब भी एनडीए गठबंधन जो है वो एक सांसद वाली सीट को 5 जो सीटें हैं वो मिलकर के हम लोग 100% स्ट्राइक रेट से अब वो 5 सांसद वाली पार्टी बन गई है। जहां तक रही बात पार्टी की और चुनाव सिंबल की भी, तो लोकसभा के पहले जो लोक जनशक्ति पार्टी की स्थिति थी उससे तो डेफिनेटली आज हम लोग एक बेहतर स्थिति में। अब इस बेहतर स्थिति को हम लोग को विधानसभा के ग्राउंड पे उतार करके जिस तरीके से हम लोग अपना MY समीकरण लेके आगे बढ़ रहे हैं, उसी समीकरण को साधते हुए हम लोग को अपना विधानसभा का चुनाव लड़ना है। लेकिन महागठबंधन में सीटों का पेच फंसा हुआ है। आरजेडी नेता राबड़ी देवी और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद पटना पहुंच चुके हैं। दिल्ली में अभी भी मंथन जारी है। दिल्ली में कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई। बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम मौजूद रहे। शेयरिंग के फाइनलाइजेशन के बाद, गठबंधन के बाद लोगों को ज्यादातर ये उम्मीद है कि अल्लाह वरू कांग्रेस को नुकसान नहीं होने देंगे, कांग्रेस की बलि नहीं चढ़ने देंगे, तो सीटें मिलेगी 60 से ज्यादा। हमारा प्रयास ये है कि बिहार की जनता को एक अच्छी सरकार बना के दें, तो गठबंधन का भी नुकसान नहीं होना चाहिए और बिहार का फायदा होना चाहिए। हमारा प्रयास। आज मीटिंग कितने बजे है तेजस्वी जी के साथ? अभी बातचीत चल रही है। लिस्ट आएगी आज या कल? सीट शेयरिंग फाइनल होगा उसके बाद। कांग्रेस की अलग रणनीति, 76 सीटों पर तैयार लिस्ट। सीट शेयरिंग से पहले लेफ्ट का पैंतरा, कई जगहों पर घोषित पार्टी का चेहरा। महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले लेफ्ट ने सीटों पर कैंडिडेट को सिंबल देना शुरू कर दिया है। घोसी से रामबली यादव, तरारी से मदन सिंह चंद्रवंशी और पटना के दीघा से दिव्या गौतम, अगियों से शिव प्रकाश रंजन, आरा से क्यामुद्दीन अंसारी को उम्मीदवार बनाया गया है। इधर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ज्यादा से ज्यादा सीटें चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें केवल 18 सीटों का ऑफर है। इन 18 सीटों पर आरजेडी ने अपने 10 उम्मीदवारों को लड़ाने की शर्त रखी है। कहा जा रहा है कि आरजेडी ने साफ कर दिया है कि अगर चुनाव लड़ना है तो इसी शर्त पर लड़ना होगा। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने अलग रणनीति यानी प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। पार्टी ने आरजेडी पर दबाव बनाने के लिए 76 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है। सीटों पर समझौता हो जाने के बाद कांग्रेस के खाते में सीट नहीं आने पर नामांकन वापसी के लिए भी कहा जा सकता है। जिन जगहों से कांग्रेस के टिकट लगभग तय हैं उसे जानिए। मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी, महाराजगंज से विजय शंकर दुबे, खगड़िया से छत्रपति यादव, बक्सर से संजय उर्फ मुन्ना तिवारी, कदवा से शकील अहमद खान, भागलपुर से अजीत शर्मा और कुटुंबा से राजेश कुमार। एनडीए और महागठबंधन की कहानी तो आपने जान ली। अब दल बदल का समय भी आ चुका है। नवादा विधायक विभा देवी आरजेडी छोड़ जेडीयू में शामिल हो गई हैं। पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा आरजेडी में शामिल हो गए, यानी पाले बदलने का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण मैंने कहा था कि करीब आधे दर्जन महागठबंधन के विधायक सांसद जो हैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। महागठबंधन में भगदड़ मचा हुआ है क्योंकि आज मतदाता ने ये पूरे बिहार के अंदर एक माहौल बन गया है कि एनडीए गठबंधन भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और यही कारण है कि जो हमारे विपक्ष के नेता हैं
सांसद हैं, विधायक हैं, वो महागठबंधन छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। ये महागठबंधन वाले लोग समाप्त हो चुके हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, ये सब हार मान चुके हैं। इसलिए तरह तरह की बात करके लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बिहार की जनता कभी भ्रमित नहीं होगी और पूरा इंटैक्ट पांचों दल एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगा और भारी मतों से जीतेगा। इधर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल के 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। तेज प्रताप यादव खुद महुआ से चुनाव लड़ेंगे, यानी वो कई जगहों पर आरजेडी को चुनौती देंगे। बिहार चुनाव के लिए प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने सोमवार को अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी। पार्टी की दूसरी लिस्ट में 65 उम्मीदवारों के नाम हैं। तेजस्वी पर नौवीं फेल का आरोप लगाने वाले प्रशांत किशोर ने अपनी दूसरी लिस्ट में 5वीं पास को भी टिकट दिया है। कुशेश्वर स्थान से शत्रुघ्न पासवान तीर्थ साक्षर हैं। वो पहले बीजेपी में थे, फिर आरजेडी में रहे और अब जनसुराज के साथ आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस बीच बड़ी खबर आ रही है महागठबंधन को लेकर। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बड़ी खबर यह है कि महागठबंधन में सीट बंटवारा लगभग तय हो गया है। हम चर्चा करने जा रहे थे, हमारे साथ जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं प्रियंका गुप्ता जी, उनसे पूछने जा रहे थे कि भाई आखिर कब सुलझेगा। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस को 60 सीटें मिलने की संभावना है। आनंद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, कांग्रेस शुरू से ही 60 सीटों पर अड़ी हुई थी, तो क्या मान लिया जाए कि महागठबंधन में जो बड़ी पार्टी है आरजेडी है वो उसके लिए तैयार हो चुकी है? जी मनोज, देखिए जिस तरीके से लगातार कांग्रेस जो है उसने अपना एक तरह से कहा जाए तो अपनी बात रख रखी थी राष्ट्रीय जनता दल के सामने कि आखिर किस तरीके से, जैसा पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था बिहार में, तो वहीं इस बार चूंकि पार्टनर्स ज़्यादा हो गए थे बिहार के अंदर, महागठबंधन के अंदर, तो वैसे में देखते हुए सारी पार्टियों ने डिसाइड किया था, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, इन दोनों ने डिसाइड किया था कि अपने 10% सीट्स को वो छोड़ेंगे। मगर जिस तरह से पार्टनर्स की संख्या बढ़ी तो फिर वहीं पर उन्होंने कहा कि ठीक है हम उससे कुछ कम करेंगे, मगर लगातार जो नेगोशिएशन चल रही थी, क्योंकि इससे पहले भी हमने रिपोर्ट किया था, अपने दर्शकों को बताया था कि किस तरीके से कांग्रेस 60 से 62 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहती है, मगर अभी की सबसे बड़ी खबर यही हमें मिल पाई है सूत्रों से कि कांग्रेस जो है 60 सीटों पर बिहार में चुनाव में लड़ने जा रही है, वहां पर अपने उम्मीदवार उतारेगी 60 सीटों पे। ये बड़ी एक इंफॉर्मेशन हमारे सूत्र ने कांग्रेस से दी है कि आखिर किस तरीके से जो राष्ट्रीय जनता दल है उसने भी हामी भर दी है कांग्रेस के 60 सीटों के लिए, और कांग्रेस जो है अब इंतजार कर रही है कि कल किस वक्त महागठबंधन की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और उसमें सीट शेयरिंग की जो डील है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है वो लोगों को बताया जाए पटना में, और कि किस तरीके से सीट शेयरिंग कंप्लीट की गई है सारे पार्टियों के बीच में। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी भी जो लगातार चाह रहे थे कि उनकी पार्टी भी जो पिछले बार 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, तो उनके भी 10% अगर सीट कम होते तो वो 135 से नीचे नहीं जाना चाह रहे थे। तो ऐसे में ही तालमेल बनाने के बाद ये सारी चीज़ें जाकर आज फाइनल हुई है। जब हमने कांग्रेस के सूत्रों से ये बात भी पूछी कि आखिर किस तरीके से सीट शेयरिंग की बात चूंकि लगातार कही जा रही थी कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं तेजस्वी यादव जब वो दिल्ली आ रहे हैं, तो वहीं पर सूत्रों ने बताया कि आखिर किस तरीके से जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने पहले से ही सीट शेयरिंग को लेकर वहाँ पर एक कमेटी बना रखी थी और उन नेताओं को एक टास्क दे रखा था कि आप किस तरीके से इन सारे मुद्दों पर आप बात करेंगे अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ में बिहार में, और वही लोग बात कर रहे थे। और फिर जब आज तेजस्वी यादव की दोपहर में जब बैठक हुई कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, महासचिव ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल के साथ, और ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली थी, जहां पर तेजस्वी के साथ में उनके राज्यसभा सांसद संजय यादव भी मौजूद थे, और कांग्रेस की तरफ से बिहार की नेतृत्व जो है, चाहे वो इंचार्ज कृष्णा अल्लावरू हो, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम हो, CLP शकील अहमद खान हो, ये तमाम लोग वहाँ उस बैठक में
मौजूद थे और जिन जिन सीटों पर पेंच फंसी हुई थी तो उन सीटों पर फिर वहाँ से फ़ोन लगाया गया कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को, और शीर्ष नेतृत्व ने फिर उन सारी चीज़ों पे गो थ्रू किया कि ठीक है हमें ये मसला एक्सेप्ट है, ये मसला एक्सेप्ट है, और फिर जाकर जो बात है वो वहीं पे सारी बात बन गई। और इसी वजह से जो शाम के वक्त बैठक होनी थी, जो कही जा रही थी कि बैठक होगी मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के साथ में, तेजस्वी यादव और आरजेडी के नेताओं के साथ, तो इसी वजह से वो बैठक नहीं हुई क्योंकि सारी चीजें वो फोन पे ही सॉर्ट आउट हो गई। अगर 60 सीटें मिल रही है कांग्रेस को, तो उसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे खुद 60 सीटें कांग्रेस को मिल रही है, ये तय है जी। अभी तक सूत्र यही बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आनंद का, जो विस्तार से मैं जानकारी दे रहे थे। तीनों मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले हम प्रियंका गुप्ता जी के पास ही चलेंगे। प्रियंका जी, जो उम्मीद थी 7 सीटों की, वो मान लिया जा रहा है कि 60 सीटें मिल गई हैं। कम से कम जो ये लग रहा था कि गठबंधन में बड़ा संकट है, गठबंधन में घमासान हो रहा है, लेफ्ट अपने उम्मीदवारों को सिंबल दे चुका है, कांग्रेस अपने 78 उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर चुकी है। लेकिन मुझे लगता है कि जिसका जिक्र अभी कर रहे थे हमारे संवाददाता, कि जिस तरीके से तेजस्वी और पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक होनी थी, वो इसलिए नहीं हुई कि फोन पे ही काम चल गया। देखिए मनोज जी, पार्टियां अपना हित जरूर देखती हैं, पर कार्यकर्ताओं का जो मनोबल होता है और कार्यकर्ताओं की जो एक इच्छा होती है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। तो बातचीत का एक जो सिलसिला है वो लगातार होता ही रहता है और वो सभी पार्टियों में होता है। क्योंकि उम्मीद तो थी कि आज जो है एनडीए भी अपना जो है ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, पर वो नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं पार्टियों में कुछ ना कुछ तो रहता ही है। बट हाँ, अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से रेडी है और इस बार चुनाव हम कुछ सीटों पर नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि 243 सीटों पर लड़ रहे हैं और जनता के मुद्दों पर लड़ रहे हैं। इसलिए पूरी तरीके से जो गठबंधन है, महागठबंधन, वो पूरी तरीके से इंटैक्ट है, किसी तरीके को कोई दुविधा नहीं है। और मुझे लगता है जो संख्या आज आप अपने सूत्रों के माध्यम से बता रहे हैं, तो उससे बेहतर ही सीटें कल आप अनाउंसमेंट में देखिएगा। बात यहाँ पर हो रही है क्योंकि कुछ मुद्दे जो हैं वो अभी बिहार की जनता के सामने रखे जा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरीके की हताशा और निराशा भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन में है। पूरी तरीके से आप देखें कि जब चुनाव नजदीक आता है तो ईडी सीबीआई का जो इस्तेमाल होता है वो अपने आप में उनकी हताशा और निराशा को जाहिर करता है। इससे पहले भी उन्होंने कई जगह जब चुनाव थे तब इस तरह के हथकंडे अपनाए थे, पर उसका नतीजा पूरी तरीके से मुंह की खानी पड़ी। तो लगातार अगर हम बात करें कि जो एनडीए है उसके जो मतलब भारतीय जनता पार्टी के स्टेट्स हैं, जैसे मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं, तो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री जी हैं वो अपने खिलाफ हो रहे मुकदमे खुद ही वापस ले लेते हैं। आप जाइए, अगर आप महाराष्ट्र में जाइएगा तो अजीत पवार को देखिएगा किस तरीके से उनके ऊपर दाग धुल जाते हैं। आप असम में जाइए, जो सबसे भ्रष्ट थे वो सबसे प्रिय हो जाते हैं। तो लगातार इस तरह की चीजें सामने आई कि मेरा भ्रष्टाचार, तेरा भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार पे तो ये पार्टी बात ही ना करे, क्योंकि जब ये उंगली दूसरों पर उठाती है तो अपनी अपनी तरफ ज्यादा उंगलियां उठती हैं। क्योंकि न खाऊंगा न खाने दूंगी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के जो आप मान के चलिए यहाँ बिहार में इनके नेता हैं, उनके ऊपर भी करोड़ों के आरोप लग रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे भी नहीं है, मुद्दा विहीन हो चुकी है, आज कैश दे रही है वोट के लिए। तो इससे साफ जाहिर होता है। और आपको भी बता दूं, पूरे साल ये क्या करते हैं, पूरे साल ये रिश्वत लेते हैं और जब चुनाव आता है तब ये रिश्वत देते हैं चुनाव के लिए। पर बिहार की जनता समझदार है, आज वो अपने मुद्दों पर वोट कर रही है। पलायन का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो वहां के लिए पूरी तरीके से एक दुविधा बना हुआ है। तो आज जिस तरीके से महागठबंधन के नेता तेजस्वी जी ने नौकरियों का वादा किया है कि हर परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगी, उसके बाद तो और ही जो है इनके अंदर खलबली मच गई है। क्योंकि बिहार का जो युवा है वो बहुत मेहनत करता है। नहीं, सही कह रही हैं आप सही कह रही हैं, लेकिन अभी तो खलबली मुझे लगता है कि जब तक टिकट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो जाएगा, टिकट बंटवारा नहीं हो जाएगा, तब तक तो ये टिकटों की ही खलबली बनी रहेगी। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला मेरे साथ मौजूद हैं। शुक्ला जी, आग बराबर दोनों तरफ लगी हुई है। बड़े गठबंधन भले ही मान गए हों, लेकिन छोटे गठबंधन आग लगाने की बात कर रहे हैं, बिजली गिराने की बात कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा मान नहीं रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं, इन्होंने हमारी बहन प्रियंका जी ने एक बात कही, बोला जरूरी मुद्दे आम आदमी के, तो मैंने पहले कहा इनकी बात का जवाब देता हूं, आपकी बात पे भी मैं आऊंगा। एक आम आदमी की सबसे क्या 4 जरूरी चीजें होती है, मैं उसको बताऊं। आदमी को क्या चाहिए होता है? खाना चाहिए होता है, पीना चाहिए होता है, मकान चाहिए होता है, जमीन चाहिए होती है, नौकरी चाहिए होती है। तो अब मैं बिहार के बारे में बता दूं। इनके गठबंधन के लोग जो हैं, आज 13 अक्टूबर
2025 को आप ये कहना राव चाह रहे रेवेन्यू हैं हिमांशु जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये चारों चीजें बिहार में भरपूर मिल रही हैं? सुनिए तो मेरी बात तो पूरी सुनिए, होने दीजिए। नहीं, बता तो दीजिए। अरे एक बार बता तो दीजिए। आप ये कहना चाह रहे हैं ना, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये चारों चीजें बिहार में भरपूर मिल रही हैं, या इनमें से कोई एक हाथ छूट रही है? महागठबंधन के जो नेता हैं लालू यादव जी, वो चारा खा जा रहे हैं, अलग तारा पी जा रहे हैं। नौकरी लोगों की कहते हैं जमीन दो, तो जमीन भी खा जाते हैं नौकरी देने की जगह, और उसके बाद सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं। मतलब आदमी की चार जरूरी चीजें जो होती हैं उसको उन्होंने गलत तरीके से इनके गठबंधन के लोगों ने ले लिया है कि वो चारों चीजों का दुरुपयोग कहेंगे हमारी जरूरत की चीजें हैं। और बात करते हैं समाजवाद की, और समाज के सारे गरीबों की जो जमीन है वो हड़प गए। कोर्ट ने इनको बुलाया, 93 करोड़ की जो रेलवे की संपत्ति है। देखिए मैडम, बीच में मत बोलिए, आपने पूरा बोला। देखिए अब मैं इनके बारे में बोल देता हूं तो इनको मिर्च लगने लगती है। अरे भैया आपका समय आएगा, बोलिएगा। अडानी जी आप को बोलिएगा, 1000 एकड़ नहीं बोलिएगा। अभी देखिए आप बोल रही थी राहुल गांधी को पहले आप समझाइए कि कंबोडिया से वापस आए। देखिए मैडम, अगर आप बीच में बोलेंगे तो ऐसे तो मैं आपका भी समय, आपका निर्धारित समय जब आएगा तो मुझे लगता है आपको फिर मैं बोलने नहीं दूंगा। मैं इज्जत से बोल रहा हूँ, मुझे 2 शब्द बोलने दीजिए, है ना। जब मैं सच्चाई बोल रहा हूँ तो अगर आप लोग सच्चे हैं तो मेरे बोलने में बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपको इतना खराब क्यों लग रहा है? मैंने 2 बातें बोल दी, आपने 5 मिनट बोल दिया। तो ऐसे ही देखिए, ये सामने आप लोग को दिख रहा है कि कैसे जब हम असलियत कांग्रेस की बोलने लगते हैं तो लोगों को बड़ी समस्या होने लगती है। हालांकि बोलते हैं सुबह जो है लालू यादव मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, मीडिया जैसे सामने आए तो व्हील चेयर पर बैठ गए। तो ऐसे इनके कार्य होते रहते हैं। आज ही आईपीसी 120B के तहत और 420 दोनों लालू जी, इनके गठबंधन और उनके पूरे परिवार पे कानून धारा 13B के तहत आरोप लगे हुए हैं, और अगर ये साबित होते हैं तो इनको तुरंत जेल में डाल दिया जाएगा। अच्छा, ये अलग तारा पे जब इनको पहले भी जब कोर्ट ने भेजा है, नहीं अरे पूरी होने दीजिए मैडम, पूरी तो बात होने दीजिए। जब कोर्ट ने पहले इनको नोटिस भेजा था उसमें भी ये लोग सुधरे नहीं, उसके बाद भी इन्होंने IRCTC घोटाला किया है 93 करोड़ की। आपको भैया कुछ बातें बता रहा हूँ, अरे सुनिए तो आपको भी पता चले पार्टी कैसी है। बात करते हैं सीट गठबंधन की, बात करते हैं ये लोग सीटों की। तेजस्वी यादव कहते हैं कि राहुल गांधी कंबोडिया घूम रहे हैं, मिलते ही नहीं है इनको। अरे पहले नेता को बुलाओ, चुनाव आ रहे हैं, कुछ प्रचार वचार करें। हमको अरे रोड पे तो दिखे आपके नेता कंबोडिया में क्या घूम रहे हैं? कंबोडिया किस लिए प्रचलित है आपको पता है? यात्रा निपटा के गए थे कंबोडिया। अच्छा ये तो बताइए कि कंबोडिया प्रचलित किस लिए? मोदी जी से पूछिए ना कि क्या देश की पहचान होती है, कंबोडिया किस लिए तो प्रचलित बिल्कुल भट्टा बिठा रखा है। ताइवान कंबोडिया में मैंने सुना है बड़े कैसीनोज हैं और गैम्बलिंग सेंटर्स हैं। अब तो हदी हो गई है। अरे प्रियंका जी बहुत एक्सक्लूसिव बात कर रहे हैं। तो हिमांशु जी कह रहे हैं कि कंबोडिया में उनका जो है क्या है, जरा बताइए आप क्या बता रहे थे? मैंने बोला कि हर कंट्री अपने टूरिस्ट प्लेसेस के लिए फेमस होती है, तो मैंने बस उनसे पूछा कि आपको क्या पता है कंबोडिया फेमस किस चीज के लिए? मैंने तो एक सवाल पूछा है। अरे नहीं भाई, आपने कुछ कहा कसीनो वसीनो है उनके, क्या है, कुछ ऐसे ही बोला था। अरे तो जो देश जिसलिए प्रचलित है, मैंने वो बात एक बोली है कि हाँ कंबोडिया में जो है ऐसा बड़ा कैसीनो गैम्बलिंग सेंटर्स काफी सारे हैं। हर एक शहर होता है, जैसे आगरा ताजमहल के लिए फेमस है तो कंबोडिया किसी और चीज के लिए फेमस है। आप लोग की तो आदत ही खराब है। देखिए भाई, मुझे अब सैयद मसीदुद्दीन साहब के पास जाना पड़ेगा। सैयद साहब के इसलिए जाना पड़ेगा अगर थोड़ी देर और हो गई, क्योंकि देखो, अरे सुन लीजिए, सैयद साहब को क्या है, उबासी आने लगी थी। अगर थोड़ी देर और हो गई तो उनको नींद आ जाएगी, इसलिए सैयद साहब को करना बहुत जरूरी है। सैयद साहब जन स्वराज पार्टी से, और हिमांशु जी सैयद साहब जन स्वराज पार्टी से हैं, और हिमांशु जी इन्होंने बीजेपी को भी नहीं छोड़ा भ्रष्टाचार के आरोप में। जितने भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सारे प्रदेश अध्यक्षों के ऊपर सबूतों के साथ आरोप लगा दिया है भ्रष्टाचार के। आरजेडी और बाकी के कांग्रेस के नेताओं पे लगाई है, लेकिन बीजेपी के सारे मंत्री पर सबूतों के आरोप लगा दिए और कह दिया कि साहब ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, इनके सारे मंत्री भ्रष्टाचार के से नीचे से लेकर ऊपर तक हैं, ये सारे पेपर ले लो, ये सारे सबूत ले लो। क्यों सैयद साहब? एक और महान नेता आए थे कुछ साल पहले जिन्होंने कहा था कि 800 पन्ने की रिपोर्ट है हमारे पास,
ना वो आज तक उन्होंने जमा करी। हम तो कह रहे भ्रष्टाचार के आरोप है, तो आप जमा करिए, कोर्ट में दावा करिए, हम माने हैं जो भी कोर्ट बोलेगा। कोर्ट ने आज लालू जी को बोला है तो हम मानते हैं, कोर्ट की बात मानते हैं, न्यायाधीश जी की बात मानेंगे। इनको रोकिए तो मनु जी, आप ही रोक पाएंगे अब? मनु जी इनको रोकिए जी। अरे हम आपके अरे आप ही ने बढ़ाया है। देखिए आप ही दावा करते हैं ना कि 2014 में हम ही ने बढ़ाया था, तो आप ही रोकेंगे, अब आप ही रोकिए। और सुनिए ना भाई, हम तो बता रहे हैं इनको कि पहले जो उप मुख्यमंत्री आपने बना दिया, जिस राकेश कुमार, जिस सम्राट चौधरी को, जो आदमी अपनी गलत उम्र बोले हैं कि आपके पास प्रूफ है, जेबोनाइट आप लेके आइए। हाँ बिल्कुल है, आप पूरा लेके आइए, सबूत अरे भाई करेंगे, प्रकट करिए, तथ्य प्रकट करिए, बिल्कुल करिए। हम तो हिमांशु जी थोड़ा धैर्य रखिए, हिमांशु जी सुनने की क्षमता भी रखिए, थोड़ा धीरज रखिए। सर सुन रहे हैं, सर सुन रहे हैं। आपको क्या अच्छा नहीं सुनिए। अरे 300 करोड़ प्रशांत किशोर जी पे कैसे आ गए एकदम से? 300 करोड़ कैसे आ गए एकदम से? पेट्रोल चोर कैसे चोरी कर रहा है? अरे भाई संजय जायसवाल कैसे पेट्रोल चोरी कर रहे हैं, उनके बारे में क्या नहीं बता रहे हैं आप? अरे तो बताइए तो, प्रशांत किशोर जी पे 300 करोड़ एकदम से कैसे आ गए? और एकदम से कैसे आ गए? कहाँ कौन सी पार्टी से आया है? कोई व्यवसाय करते होंगे, मेडिकल कॉलेज कैसे, कोई व्यवसाय कुछ काम करते होंगे, किस वजह से आ गए? अरे आप बोलने और अच्छा बताइए, आप तो दूसरों को बोल रहे हैं कि आप लोग किसी को बोलने नहीं देना चाहते, आप टिकट दे रहे हैं। सर पांचवी फेल को टिकट क्यों दे रहे हैं? ये बताइए, हत्यारा को क्या बोलेंगे? पांचवी फेल को हम आपको पढ़ा लिखा समझते हैं, आप पांचवी फेल को टिकट क्यों दे रहे हैं? चिराग सर पांचवी फेल को टिकट क्यों दे रहे हैं सर? अरे सुनिए तो मेरी बात। हाँ जी। आप तो पांचवी फेल को उप मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। अरे उप मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, जिसको मालूम नहीं कि उसका जन्म कब हुआ है। आरोप थोड़ी किया, आप ही लाए थे सर कि नौवीं पास है, 9वीं फेल को कैसे? अच्छा सैयद साहब, देखिए सैयद साहब ऐसे विषय उठाएंगे तो डॉक्टर हिमांशु आपको बोलने नहीं देंगे। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ सैयद साहब, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे पहले बाजी आप ही ने मारी थी अपने उम्मीदवारों की घोषणा में। क्या 243 सीट पर सभी उम्मीदवारों की तैयारी हो चुकी है क्या? बिल्कुल हो चुकी है, और फेज वाइज में हम घोषणा करेंगे। अब तक 116 उम्मीदवारों की हमने घोषणा कर दी है, और हमने मेरी जो सूची है वो सामाजिक न्याय की मुकम्मल दस्तावेज है। पहली सूची हमारी 51 लोगों की थी, उसमें हमने 42 लोग ऐसे लोगों को दिया जो सामाजिक न्याय की परिधि में आते हैं, जिन्होंने बिहार के बदलाव के लिए पद यात्रा की है, प्रशांत किशोर जी के साथ बिहार का भ्रमण किया है, और हम लोगों को बतलाया है कि बिहार कैसे बदलेगा। कितने लोग जीत रहे हैं? 116 में से कितने लोग चुनाव जीत रहे हैं? 116 में से कितने लोग चुनाव जीत रहे हैं? पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। बिहार में अंडरकरंट है बदलाव का। इन चोरों को जनता हटाना चाहती है, जो पेट्रोल चोर है, कॉलेज चोर है, हत्यारा। ये पूछ रहा हूँ सैयद साहब, अरे सैयद साहब, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले मोदी जी के साथ आपने रणनीति बनाई। अरे सुन तो लीजिए, अंडरकरंट का एहसास भाई नहीं है। सुन तो लीजिए, देखिए बिहार में बदलाव का सुन तो लीजिए। पहले आपने मोदी जी के साथ, मोदी जी को सलाह दी, रणनीति बनाई, तो सरकार बनाई 2014 में। फिर ममता बनर्जी को आपने सलाह दी, रणनीति बनाई, तो सरकार बना दी। अब आप खुद लड़ने जा रहे हैं, 116 उम्मीदवार खड़े कर दिए, कितने जीत कर आ रहे हैं? बिल्कुल। अरे भाई हमने तो केसी सिन्हा जैसे गणितज्ञ को बनाया है, आप वाईवी गिरी जैसे विधि विशेषज्ञ को बनाया है। मैं बात कर रहा हूँ कोलकाता की, आप चले जा रहे हो मुंबई। मैं पूछ रहा हूँ 116 में से कितने जीत कर आ रहे हैं? वो जीतना इतना नहीं है। 116 में से आपके कितने उम्मीदवार जीत रहे हैं? 243 में 200 से ज्यादा जीत के आ रहे हैं, पूर्ण बहुमत। इनको पता ही नहीं है कि इस बार बिहार की जनता उन्माद के नाम पर, जात और धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम फिर हम पर, लोग बेवकूफ हैं, समस्याओं पर, पलायन की पीड़ा के सवाल पर हम लोग खाम परेशान कर रहे हैं। हिमांशु जी को परेशान कर रहे हैं, हम परेशान कर रहे हैं। प्रियंका जी को हम चर्चा ही क्यों कह रहे हैं? जब 243 में से 200 उम्मीदवार आपके जीत रहे, तो फिर प्रियंका जी को, हिमांशु जी को घर भेजने क्या? बताइए आप। इस बार
35 सालों का जंग जो है 10 मार्च 1990 को श्री लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। प्रियंका जी कोई मतलब नहीं। 1997 में उनकी आप खाम में सीटों में माथापच्ची कर रहे हैं, बेमतलब में प्रचार कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। 243 में से 200 सीटें जन स्वराज की आ रही है। इस जंग को हटा मनोज जी पूरा देश ये जानता है और बिहार के लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि जन स्वराज एक्चुअली में बीजेपी की बनाई हुई एक जो फंडिंग होती है वो भी बीजेपी कर रही है। आप ये बताइए कि खुलकर जो इन्होंने विरोध किया उसके बाद भी ईडी सीबीआई कोई नहीं पहुंचा, क्या इतनी नकारा हो गई है जो है ईडी सीबीआई की इसके घर तक नहीं पहुंच पाई कि फंड कहाँ से आया। तो हकीकत ये है कि पूरा सपोर्ट बीजेपी का मिल रहा है और बीजेपी की टीम की तरह काम कर रही है। आज पूरी तरीके से जो इन्होंने फ्रंट लाइन के जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी उनको सफाया करना चाहती थी, उनके खिलाफ इन्होंने जो है जो पीके हैं उनको खड़ा कर दिया। अब पीके उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि पीके के हमेशा से ये रहा है कि वो फंड लेते हैं और फंड के बदले में वो काम देते हैं, सर्विसेज देते हैं, तो वही वो दोबारा कर रहे हैं। अब आप बताइए ये करोड़ों रुपए पार्टी 3 साल से चल रही है, आप बताइए मनोज जी आपके पास इतना पैसा हो तो आप इसकी पार्टी शुरू कर लें। आपके पास इतना पैसा नहीं आ सकता, लेकिन इनके पास इतना पैसा लगातार आ रहा है कि 3 साल से वहां पर डेरा डाल पर न कोई ईडी है, न कोई सीबीआई है, न कोई पूछने वाला है, न कोई जांचने वाला है। खुलकर किसी पर भी आरोप लगा देंगे पर इनको कोई पूछने वाला नहीं है। अपने आप किसी पर आरोप लगा के देखिए, आपके घर अगले दिन ईडी और सीबीआई आ जाएगी, पर इनको पूरी छूट है। तो वास्तविकता ये है कि बिहार की जनता आज बहुत समझदार है। बिहार की जो जनता है ना वो उनकी चुरैया पर गिन ले, तो इसलिए आप चुप बैठिए, इतना त्राईमाम मत बोलिए। आपके चेहरे बेनकाब हैं और पूरी जनता बेहतर जानती है, इसलिए ज्यादा फड़फड़ाइए मत, बैठिए चुपचाप, सम्राट चौधरी पर क्या बैठिए आप, ज्यादा फड़फड़ाइए मत, इससे काम नहीं चलेगा। आपको जीतना भी नहीं है, आपको किसी तरीके का कोई मतलब है राजनीति से, ना बिहार की जनता से कोई मतलब है। नौकरी पर पूछेंगे तो आपके मुंह में आवाज नहीं आएगी, और आप वो लोग हैं जो पैसे लेके सर्विसेज करते हैं। आप क्या जानते कि बिहार की जनता का दर्द क्या है भाई? अरे आप पैसे वाले लोग, वैनिटी वैन में चलने वाले लोग सिर्फ मीडिया के सहारे अपनी पार्टी चला रहे हैं। जमीन पर आपका एक नेता है, कार्यकर्ता नहीं है। अगर आपका फोन बंद हो जाए ना तो ये पार्टी पैसे ही खत्म हो जाएगी। कुछ कहना चाह रहे हैं? जमीन पे नहीं है इनकी पार्टी पैसा, और ये हिमांशु जी के जो है मित्र है, सहयोगी हैं, जो इनके जो ये पार्टी है। हिमांशु जी आरोप लग रहा है कि पीके जितने भी टिकट बांट रहे हैं वो आपकी बी पार्टी बनकर बांट रहे हैं। जनता का सुंदर राजस्थान। तो अच्छा ये बताइए, अरे हम तो बिल्कुल नहीं मानते हमारी बी पार्टी है। लास्ट जो डील हुई थी वो प्रशांत किशोर जी, पहले सैयद जी बोल लेते हैं, सैयद जी को बोलने देंगे फिर मैं अच्छे से बोलता हूँ। अब सुनिए, अब मैं बता रहा हूँ एक बात जो है, सैयद जी ने लास्ट प्रपोजल जो है गांधी परिवार को दिया था कि मैं कांग्रेस में पूरा बदलाव कर सकता हूँ, तो ये प्रशांत किशोर जी की तरफ से गया था। अब जो सैयद जी के जो आंकड़े में बता देता हूँ, सैयद जी के आंकड़े में बता देता हूँ, इसके पहले जो ट्विटर में बाकायदा प्रशांत किशोर जी मीडिया में आके बोलते हैं कि ऐसे ऐसे पोल के आंकड़े आने वाले हैं और अगर ये खराब या गलत निकलते हैं तो मैं ये एनालिस्ट अपना ये पूरा अपना काम छोड़ दूंगा। नहीं छोड़े, उसके बाद बंगाल में बोले कि मैं आंकड़े दे रहा हूं, अगर ये आंकड़े गलत आते हैं तो मुझे निकाल देना, मैं छोड़ दूंगा, मैं रिजाइन करके चला जाऊंगा। ऐसे 4-5 बार प्रशांत किशोर जी कर चुके हैं। तो वही आंकड़े जो है हमारे जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता भी लेके आ रहे हैं कि 243 में इतने बड़े पूर्ण बहुमत की आएगी, तो बाद में इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो फिर इनके आंकड़े गलत हो जाएंगे, तो फिर अगले इलेक्शन में आ जाएंगे। तो ये पुरानी आदत है जनता पार्टी की। करोड़ का पैकेज, अच्छा आपकी पुरानी आदत नहीं है ये चीज की? सुनिए ना, पहले ये बताइए 1.25 करोड़ का पैकेज का अपने नेता श्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार से कहिए ना, अरे पहले राहुल गांधी को भारत बुला लीजिए, प्रियंका जी राहुल जी को भारत बुला लीजिए, हम उसके जवाब भी दे देंगे। नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? जरा फिर से बोल के दिखाइए आप। हम कह रहे हैं राहुल जी को बुला लीजिए, जरा भारत बुला लीजिए थोड़ा, तो हम बताएंगे उनको। पता नहीं है तो अरे भाई मनोज जी इनको बताइए। लास्ट मैंने देखा था तो मैंने उनको कंबोडिया में देखा था, जो मेरे पास लास्ट इंफॉर्मेशन आई है कि वो चुनाव छोड़ के थोड़ा सा घूमने गए। मनोज जी, कांग्रेस और भाजपा वाले दोनों एक है अंदर अंदर। ये लोग चाहता है कभी मेरा गठबंधन। अच्छा सारे सेम है, आपके लिए वो सेम है, हमारे लिए कांग्रेस और जन स्वराज सेम है, उनके लिए हम कांग्रेस और भाजपा सेम है। कुछ भी बोलना है इनको।
कैसे किसी देश का नाम लिया जाता है, उसको किस लिए फेमस बताया जाता है, कम से कम आप मैंने इसमें एक मिनट मैडम, आप बताइए इसमें गलत क्या है, इसमें क्या गलत है? नहीं, इसमें आप क्या बताइए, आप प्रूव करिए कैसे गलत है। आप पूछे कैसे गलत है, आपके पास कोई तथ्य आंकड़े नहीं होते हैं तो आप कुछ मुद्दा बना देते हैं। प्रियंका जी, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, बहस की जगह आप एक फैक्चुअल रीजन बताइए कि क्या गलत बोला। प्रियंका जी, एक फैक्चुअल रीजन बताइए। अफगानिस्तान को यहाँ बुला के हमारी महिला पत्रकार नहीं, प्रियंका जी एक फैक्चुअल रीजन बताइए कि मैंने इसमें गलत क्या बोला। भैया ये ताइवान वाला आपके पास कोई आंकड़े नहीं है, आपके अगर कुछ आपके पास फैक्चुअल रीजन है कि मैंने ये चीज गलत रखी है, गलत बोली, तो आप मुझे बताइए। क्या सवाल पूछ रहे हैं आप हमसे? जवाब तो आपके पास कोई एक है नहीं। मैंने आपसे जो सवाल पूछा मैं तो जवाब दे रहा हूँ, आपके पास जवाब है कि नहीं है प्रियंका जी? अच्छा हिमांशु जी ये बताइए, उपेंद्र कुशवाहा जो बिजली गिराने की बात कर रहे हैं वो कब तक मान जाएंगे? देखिए, मैं एक बात बोल देता हूँ कि अगर कुछ भी पार्टी में चलता है तो वो इंटरनल मैटर। क्या हुआ सैयद साहब? बोलिए सबने। सैयद साहब क्या हुआ? इनके आशियाने में आग लगी हुई है। 29 सीट इन्होंने जो दे दिया है गठबंधन के चिराग को, उसी चिराग से इनके यहाँ आग लग गई है। वो अरे बाप रे बाप, भाजपा की है या डॉक्टर हिमांशु जी, और सारी 29 सीटों में घर के चिराग से आग लग गई है आपके घर में? छीन करके माँ जी कुशवाहा जी कविताएं लिख रहे हैं। गठबंधन का चिराग, माँ जी कविताएं लिख रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा आग बिजली गिरा रहे हैं, और तेजस्वी यादव तो राहुल गांधी से मिल नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये है, आज मिल लिए हैं और अभी सुनने में आता मल्लिकार्जुन खड़गे जी फोन नहीं उठा रहे थे, उनका कांग्रेस वाले फोन नहीं उठा रहे थे। आप अपना देखिए, किसी दूसरे के पार्टी के इंटरनल मैटर में ना जाए। हमारा एनडीए जो है हमेशा से जुड़ा हुआ रहा है, अच्छा रहा है और अच्छा चलेगा। मुख्यमंत्री हिमांशु जी, आप कह रहे हो कि किसी पार्टी के इंटरनल मैटर में ना जाया जाए? हर राजनीतिक पार्टी के इंटरनल नेताओं को पकड़कर अपनी पार्टियों में शामिल कराने की बात हो रही है। आज बहुत सारे आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी ने शामिल कराया है। आप कह रहे हो कि इंटरनल मैटर में मत जाओ। इंटरनल लोगों को आप उठाकर अपनी पार्टी के इंटरनल में ले जा रहे हैं और कह रहे हैं इंटरनल मैटर में मत जाओ। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ था कि जो भी पार्टी का है, अगर आपस में कभी होती है, 4 लोग मिल गए, अगर कुछ होती तो वो क्लियर हो जाएगा। एनडीए से ज्यादा मजबूत गठबंधन ये पूरा देश भी जानता है, कोई ऐसा नहीं है, कोई बीच में मनमुटाव होता नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा तो जो सही है प्रियंका जी, एनडीए से मजबूत इस वक्त नेता और दल नहीं है कोई, हिमांशु जी कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और हमारे मन में कोई मनमुटाव, कोई कुछ भी नहीं रहता है हमारे बीच। आप देखिए, जैसे भी महागठबंधन में तो जब से बना हुआ है तब से ही खिटपिट किसी न किसी में लगी रहती है। बनते के साथ ममता बनर्जी अलग होगी, तो ये चीज हमारे बीच में नहीं है। अगर कुछ बीच में कुछ लोग का अलग अलग किसी के उद्देश्य होते हैं, कोई कुछ बोल देता है तो पूरा ठीक हो जाता है। अपना गठबंधन ये पूरे देश को पता है कि किस तरीके से आप अपना गठबंधन चला रहे हैं, किस तरीके से साम दाम दंड भेद। आपके पास पैसा है, आप पैसे से गठबंधन चला रहे हैं। आपके पास ईडी सीबीआई, पैसे की बात तो ना करें। अगर पैसे की बात आती है तो पैसे की बात आती है तो विशेष पार्टी के पास जो है मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा पैसों पे आरोप लग चुके हैं, तो पैसे की बात तो अब ना करें। आरोप का क्या मतलब है? बीजेपी के कार्यालय देखे हैं ना, कहाँ से आ रहा पैसा भाई साहब आपके पास? अभी कांग्रेस का बहुत बेहतरीन आलिशान 5 स्टार होटल जैसा उद्घाटन हुआ है बगल में ही, देखिएगा, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे, है ना। तो ऐसे आप मत बोलिएगा, कोई तथ्य लेके आइए तो बोले बेबुनियाद आरोप मत लगाइए। 70 साल में एक कांग्रेस का पार्टी कार्यालय बना, आपकी कितने साल में बन गया? 11 साल में 5 स्टार सारे खुल गए। जो भी अगर निकालेंगे, मैं तो पुराने अगर पर्चे अगर निकालने हैं कांग्रेस के, तो फिर ए से अगस्ता वेस्टलैंड से बोफोर्ड से फिर CW, बहुत सारा कुछ बातें निकल के आएंगी। आपके सारे नेता दुले दुलाए, कांग्रेस के सारे जितने भ्रष्ट तो अगर कुछ गलत है, प्रियंका जी इंतजार कर रही हैं कि एक बार बस तमाम सारी चीजें उनके हाथ में आ जाए, फिर उसके बाद वो बताएंगे। लेकिन इस बीच हमने 2 सवाल और पूछे हैं, 2 सवाल हमने लोगों से और पूछे हैं, लोगों ने उस पर अपनी राय दी। एक और सवाल हमने पूछा कि बिहार चुनाव में छोटे सियासी दल की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? 10% लोगों का कहना था कि किंग मेकर हो सकते हैं ये छोटे दल। 45% लोगों ने कहा कि वोट कटवा बनकर रह जाएंगे। 43% लोग कुछ भी असर नहीं होगा,
इस तरह की बातों का जिक्र कर रहे थे और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाह रहे थे। एक और सवाल हमने पूछा कि बिहार चुनाव में आपको किस दल का होमवर्क बेहतरीन लग रहा है। 51% लोग बीजेपी की बात कर रहे थे, 10% लोग जेडीयू की बात कर रहे थे, 30% लोग आरजेडी की बात कर रहे थे, 7% लोग जन स्वराज की बात कर रहे थे और 2% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। जन स्वराज पार्टी के नेता सैयद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सैयद साहब, होमवर्क की बात आती है तो 7% आपके पास आ रहा है और 50% बीजेपी के पास जा रहा है, जबकि आपके नेता बीजेपी के साथ नहीं है अभी। मैं बता दूं मनोज जी कि मेरी पार्टी का गठन जो है 2 अक्टूबर 2024 को हुआ। उसके पहले 1,37,00,000 लोगों ने 91,216 मोबाइल नंबर पर मिस कॉल करके हमारे पार्टी की सदस्यता ली। जब उनका मिस कॉल आया तो फिर हमने उनका सारा डिटेल्स लिया, उनको सदस्य बनाया और अभी पूरे बिहार में 55 से 60% मतदान केंद्रों पर हमारी बूथ कमेटी बन गई है, हमारी पंचायत कमेटी है, हमारी प्रखंड कमेटी है, हमारी अनुमंडल कमेटी है, विधानसभा कमेटी है, जिला कमेटी है और समाज के सारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों में हमारे संवाद साथी काम कर रहे हैं। तो पूरे बिहार में हमारा जो संगठनात्मक ढांचा है, हमने संगठनात्मक ढांचा काफी मजबूत बना लिया है और तभी तो 200 सीटें आ रही है ना आपकी। चोर भ्रष्ट नहीं है, सब नया क्रीम नेता है, सब क्रीम नेता है जो बिहार को बदलने के लिए, यहाँ जो पलायन की पीड़ा है उसको रोकने के लिए, मैं समझ गया, शिक्षा की व्यवस्था को अच्छा मैं समझ गया, तभी आपकी 200 सीटें आ रही हैं, तभी आपकी 200 सीटें आ रही हैं। और प्रियंका जी को ये बात अच्छी नहीं लग रही। प्रियंका जी देखिए, सैयद साहब ने बताया कि उनकी 200 सीटें क्यों आ रही हैं। देखिए, आप भी जानते हैं कि इनकी पार्टी सिर्फ मोबाइल पे रहती है। मैं तो ये कह रही थी कि मनोज जी कहीं आपके भी देखिएगा मोबाइल पे कोई मैसेज ना आया हो, उसके थ्रू इन्होंने आपको अपना सदस्य बना लिया हो। देखिए, ये पूरी तरीके से मोबाइल पार्टी है। इसका जमीन पे एक नेता, एक कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। तो ये बात छोड़ी, ना इनका इतिहास है ना इनका कोई भविष्य है। ये सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, जिनका इनका पुराना रिकॉर्ड है। तो पैसे पे काम करने वाली पार्टी को जनता नहीं समझती। जनता एक ऐसी पार्टियों को समझती है जिनका इतिहास में कोई योगदान रहा, जिनका इस देश के निर्माण में कोई योगदान। और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसका इस देश की आजादी से लेकर, इस देश के निर्माण से लेकर, इस देश के भविष्य में भी योगदान रहेगा। तो कांग्रेस पार्टी से अपना कंपैरिजन करना बंद करिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी किसी तरीके से आपको किसी लायक नहीं समझती। और हकीकत ये है कि मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से यहाँ बीजेपी का, बिहार का लोग जानता है। आप ये बताइए, आपने बिहार की जनता के लिए क्या किया? आप ये बता दीजिए। आपका कोई इतिहास है? कैसे लोग आपको वोट कर दें, आप यही बता दीजिए। आपके पास क्या आइडियोलॉजी है? आपने तो उठा के जो है, जो पूरी तरीके से जो हमारा मैनिफेस्टो होने वाला उसी को कॉपी मार दिया। आपके पास कोई विजन नहीं है, आपका कोई आइडियोलॉजी नहीं है। बैठ जाने वाली पार्टियां चल रहा है। स्वामी सहजानंद की धरती है। देखिए, मैं समझती हूँ कि जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे कोई हल नहीं निकलेगा। आप बेकार मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे हैं। बदलाव का आंदोलन शुरू हो रहा है, से कोई मतलब नहीं निकलता। आप कितना भी चीख लीजिए, उससे कोई हल नहीं निकलेगा। हिमांशु जी, आप जमीन पर कहीं नहीं है। ये पूरे बिहार की जनता, मैं बिहार में ही थी, बिहार के लोग खुद बता रहे थे कि किस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए वहां पर उतरे हुए हैं। पूरी फंडिंग आपकी वहीं से होती है। और उसके बाद प्रियंका जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, करीब 20 साल हो गए। अगर हाल के अगर 2017 महीने को छोड़ दिया जाए, जिसमें नीतीश कुमार आरजेडी और आपके गठबंधन के साथ आ गए, करीब 20 साल का लंबा गैप हो गया। आपको भरोसा है इस बार महागठबंधन वाकई असर कर पाएगा? बिल्कुल असर कर पाएगा। जिस तरीके से एक एनडीए के पूरे गठबंधन में हलचल मची हुई है, जिस तरीके से उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को आनन फानन में एग्जीक्यूट किया, उसके बाद भी आज हालत देखी कि उस एसआईआर प्रक्रिया के बाद भी जो फाइनल लिस्ट आई उसमें भी डुप्लीकेट वोटर, उस सॉफ्टवेयर को भी हटा दिया गया जिससे डुप्लीकेट वोटर को फाइंड किया जा सकता था। आप ये बताइए कि उसमें एक घर में रहने वाली संख्या कितने लोगों की है, और गलत नंबर मकान के अभी भी वहां पर करोड़ों लोग रह रहे हैं। उस पर तो मुझे लगता है कि जिस तरीके बात कर चुका है। हिमांशु जी भी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मुद्दा विहीन पार्टी है। आप ये समझिए कि इनके पास देने के लिए नौकरी नहीं है, तभी इन्होंने जनता को घूस दी है कि जनता इनको वोट दे दे। पर जनता तो समझदार है, उसको तो ये पता है कि घूस का प्रूफ है। नहीं चलेगा। मैं प्रूफ के साथ बोलता हूँ। 24 लाख नौकरियां दी है, 12 लाख का वादा किया है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय 6,523 से लेकर 56,000 हम लेकर गए हैं इस 20 साल में। बिजली जो थी 20% बिहार में आती थी, आज 100% आती है। देखिए, अब मैं बोल रहा हूँ तो सुनिए।
ठीक है, आज जब वो काल था, जंगल राज बोला जाता था, आज के बड़े बुजुर्ग हैं, आज भी उस बात से आहत है जब 1997 के पहले जो है वो निकल नहीं पाते थे सड़कों पर। आए दिन जर्नलिस्ट होता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है, बिजनेस बोलता है, घर के दोपहर में भरी रोड से उठा लिया जाता था, वो बिहार है। तो हम उससे सेव बिहार को लेकर आए हैं, और वो जो सर्वे की रिपोर्ट है वो आपके, जो हमारा काम है वो आपके सर्वे में दिख रहा है कि कहाँ 51% है और कहाँ किसी पार्टी का नाम भी नहीं है। पुरानी पार्टी होने का मतलब नहीं है कि अगर आप काम नहीं करेंगे